हेलो बच्चों, आज हम दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के संदर्भ में बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय को भी मैंने दो पार्ट में विभक्त किया है। इसका जो प्रथम भाग है उसमें हम इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों पर और साथ में ही इल्तुतमिश की विजयों पर बात करेंगे। और इसका जो दूसरा भाग होगा उसमें हम इल्तुतमिश की शासन प्रणाली के तहत उसके द्वारा जो इक्ता प्रणाली लागू की गई थी, जो मुद्राओं का प्रचलन किया गया था, उसकी जो न्याय व्यवस्था थी, उसके द्वारा जिस तरह से चालीसा का गठन किया गया था, इन तमाम बिंदुओं पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन और किस तरह से वह गद्दी पर बैठा, इस मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। तो इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। वह जाति से इल्वरी तुर्क था। उसके जो पिता थे ईलम खां, वो इल्वरी जो जाति थी उसका सरदार था। कई व्यक्तियों के द्वारा क्रय विक्रय करने के पश्चात शीघ्र ही उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीद लिया गया था। शीघ्र ही उसने अपनी योग्यता से कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना प्रभावित किया कि कुतुबुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करके इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर या हाकिम नियुक्त कर दिया। 1205 और 1206 में जो खोखरों के विरुद्ध युद्ध हुआ, उसमें इल्तुतमिश ने जिस तरह से अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया, उससे मोहम्मद गौरी इतना प्रभावित हुआ कि उसने ऐबक को इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा और ऐबक ने इस बात का मान रखते हुए इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के जो तुर्की अमीरों ने, जहां एक तरफ ऐबक के पुत्र आराम शाह को सुल्तान बनाया, जबकि जो दिल्ली के जो तुर्की अमीर थे उन्होंने इल्तुतमिश को, जो कि उस समय बदायूं का हाकिम था, उसको सुल्तान घोषित कर दिया। अब इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह पराजित हुआ और इस तरह से इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों के विषय में। तो इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो उसे आरंभ से ही अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसको जो मुख्य जो कठिनाइयां पैदा की, उसमें नासिरुद्दीन कुवाचा और ताजुद्दीन जो यलदौज था, उसका मुख्य रोल था। तो नासिरुद्दीन कुवाचा ने, जो कि उच्च और मुल्तान का शासक था, आराम शाह और इल्तुतमिश के जो पारस्परिक जो संघर्ष चल रहा था, उसका लाभ उठाकर लाहौर पर, भटिंडा पर, कुहराम और सरसूती पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज ने पुनः समस्त भारतीय तुर्की सल्तनत पर अपने प्रभुत्व का दावा करना आरंभ कर दिया था। लखनौती के अली मर्दान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इस प्रकार से बंगाल और बिहार भी दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे। अगर हम राजपूताने की बात करें तो राजपूताना के राज्यों ने भी ऐबक की मृत्यु के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा करना आरंभ कर दिया था, जैसे कि जालौर ने, रणथंभौर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर। ये जो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को स्वीकार करते थे, इन्होंने पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और ये अब दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे। तो इस प्रकार जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा भाग उसके अधिकार से मुक्त हो गया था और अब दिल्ली और बदायूं का ही आसपास का कुछ भाग ही अब उसके अधीन रह गया था। अब हम बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने किस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना
में अपना योगदान दिया और किस तरह से दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया। तो सबसे पहले उसने दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली के उन विरोधी तुर्क अमीरों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जो उसकी सत्ता से उसको हटाने के लिए लगातार विद्रोह कर रहे थे। इल्तुतमिश ने उन पर आक्रमण किया और अधिकांश को उसने पराजित करके उनको मौत के घाट उतार दिया। अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने यल्दौज की शक्ति का किस तरह से दमन किया। गजनी का शासक होने के कारण ताजुद्दीन यल्दौज अपने आप को मोहम्मद गौरी का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था और भारतीय राज्य पर अपना वैधानिक अधिकार समझता था। सौभाग्य से उसे शीघ्र ही इल्तुतमिश को यह अवसर उपलब्ध हो गया जब ख्वारिज्म के शाह ने यल्दौज पर आक्रमण करके और उसे हराकर गजनी से उसे बाहर निकाल दिया। यल्दौज भागकर लाहौर आया और आगे बढ़ता हुआ वह थानेश्वर और पंजाब के बहुत बड़े भाग पर यल्दौज के द्वारा अधिकार कर लिया गया। इल्तुतमिश के लिए यल्दौज पर आक्रमण करने का यह बहुत ही उपयुक्त समय था, इसलिए उसने एक शक्तिशाली सेना तैयार करके और उसे यल्दौज पर आक्रमण कर दिया और उसको तराइन के ऐतिहासिक मैदान में उसका यल्दौज के साथ मुकाबला हुआ और जिसमें उसने यल्दौज को परास्त कर दिया। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर दिया था। लेकिन इसी समय नासिरुद्दीन कुआचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन इल्तुतमिश ने 1217 में कुआचा पर आक्रमण करके उसको पराजित कर दिया और लाहौर को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन करके वहां पर उसने सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। इल्तुतमिश अपने विरोधियों की शक्ति का दमन करने में इस समय लगा हुआ था, लेकिन यह वो भी समय था जब भारत की जो उत्तर पश्चिमी जो सीमा पर 1221 में तिमुजीन के नेतृत्व में, जो कि चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध था, मंगोलों के आक्रमण का भय उपस्थित हो गया था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ख्वारिज्म के राज्य को तहस नहस कर डाला था और उस पर अधिकार कर लिया था। इन परिस्थितियों में जो ख्वारिज्म का जो शाह था उसने भागकर कैस्पियन तट पे शरण ली, लेकिन युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर पंजाब की तरफ आ गया। मंगोल भी उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी की तरफ पहुंच गए। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश के पास अपना एक दूत भेजा और उसे शरण की मांग की, लेकिन इल्तुतमिश यथार्थवादी था और वह यह जानता था कि जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने का अभिप्राय है चंगेज खां को अपने यहाँ पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करना। इसलिए इसके अलावा वह दिल्ली को मध्य एशिया की जो राजनीति चल रही थी उसमें नहीं फंसने देना चाहता था, तो इसलिए उसने जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहाँ पर शरण देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और नव स्थापित जो दिल्ली सल्तनत है उसको चंगेज खां के संभावित जो आक्रमण हो सकते थे उनसे बचा लिया। यह इल्तुतमिश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इल्तुतमिश के द्वारा कुआचा की शक्ति का दमन किया गया। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो जाने से अब भारत पर मंगोल आक्रमण का भय समाप्त हो गया था, इसलिए इल्तुतमिश ने कुआचा की शक्ति को पूरी तरह से दमन करने के लिए उच्च और मुल्तान पर अधिकार करने की योजना बनाई। उच्च और मुल्तान पर अधिकार करने से पहले उसने भटिंडा, कोहराम, सरसूती और फिर जालौर को जीता और उस पर अधिकार स्थापित किया। और उसके बाद उसने 1228 में उच्च और मुल्तान पर एक साथ आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने स्वयं उच्च की ओर कूच किया और लाहौर के गवर्नर नासिरुद्दीन एतमार को मुल्तान पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कुआचा ये जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उससे घबरा गया
और उसने उच्च में एक रक्षक सेना छोड़कर वह भागकर किले से भागकर वो भक्कर के किले में पहुंचा। कुआचा के पलायन का परिणाम यह हुआ कि अब मुल्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 3 महीने के घेरे के बाद उच्च पर भी इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। और अब इल्तुतमिश ने वजीर जुनैदी के नेतृत्व में एक सेना भक्कर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। वह डर के मारे सिंधु नदी में कूद पड़ा और वहां उसकी डूबकर वह मर गया। मुल्तान और उच्च दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए और वहां सूबेदार नियुक्त कर दिए गए। देवल और सिंध के सुम्र शासक सिनानुद्दीन चानीसार ने भी इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार सिंध और मुल्तान अब दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब बात करते हैं बंगाल और बिहार की पुनर्विजय की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल का जो शासक था अली मर्दान खलजी ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी थी और इस प्रकार बंगाल भी दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व से मुक्त हो गया था। लेकिन जैसे ही मंगोल आक्रमण का भय समाप्त हो गया तो इल्तुतमिश ने बंगाल की तरफ अपना ध्यान लगाया और उसने बिहार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया और वहां उसने एक सूबेदार नियुक्त कर दिया और इसके बाद 1225 में उसने बंगाल पर अधिकार करने के उद्देश्य से लखनौती की ओर कूच किया। उसके आक्रमण का मुकाबला करने के लिए ऐवाज भी अपनी राजधानी से आगे बढ़ा, किंतु इल्तुतमिश की शक्ति से घबराकर अंत में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार करके युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत बड़ी रकम उसे दी और बिहार पर उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। इल्तुतमिश ने बिहार में मलिक जानी को अपना हाकिम नियुक्त करके वह इल्तुतमिश वापस दिल्ली आ गया। 1226 और 27 में पुनः ऐवाज पूर्वी बंगाल की तरफ बढ़ा और नासिरुद्दीन महमूद ने उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अचानक लखनौती पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। जब इसकी सूचना मिली ऐवाज को तो वह अपनी राजधानी की तरफ उसकी रक्षा के लिए लौटा, लेकिन वह युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। इस प्रकार बंगाल पर भी अंत में इल्तुतमिश का अधिकार हो गया और उसने नासिरुद्दीन महमूद को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया, किंतु 1229 में नासिरुद्दीन की भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होते ही बंगाल में बलका खलजी ने विद्रोह कर दिया और वहां का स्वतंत्र शासक वह बन बैठा। बंगाल पर पुनर्धिकार करने के उद्देश्य से अब स्वयं इल्तुतमिश 1230 में सेना लेकर गया और बलका को युद्ध में हराकर उसको मार डाला और बंगाल पर पुनः उसका अधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं कि राजपूत राज्यों पर किस तरह से इल्तुतमिश के द्वारा अधिकार स्थापित किया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में जो राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी उसका लाभ उठाकर राजपूत राज्यों ने अपने अपने राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। इस प्रकार चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ पर, प्रतिहारों ने ग्वालियर पर और चौहानों ने रणथंभौर और जालौर पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार से अजमेर और बयाना भी स्वतंत्र हो गई थी। इन राज्यों पर पुनर्धिकार करने के उद्देश्य से इल्तुतमिश ने 1226 में इनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय किया और सबसे पहले रणथंभौर पर, फिर मंडौर पर, जालौर, बयाना, अजमेर, नागौर और अंत में 1231 में उसने ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन राज्यों को जीतने के बाद उसने 1233 में कालिंजर के विरुद्ध और 1234 और 35 में मालवा, उज्जैन और भिलसा की ओर अपनी सेनाएं भेजी, परंतु इनमें उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि उसकी सेनाओं ने इन राज्यों के शासकों को पराजित अवश्य किया और उनके नगरों में लूटपाट मचाई, लेकिन वो इन राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में नहीं मिला सका।